मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जो आप मेरे वीडियो बड़ी उत्साह से देख रहे हैं और आशा करता हूँ आगे भी इसी प्रकार देखते रहेंगे। आज के वीडियो में हम आपका बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान मार्गदर्शन करने जा रहे हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देखते हैं, ये सब डायग्राम बने हैं, ये आपके मार्गदर्शन के लिए बने हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि वीडियो के अंत तक बने रहें और देखें और अपना मार्गदर्शन करें। मैं अपने ज्ञान और शास्त्रों के अनुसार आपका मार्गदर्शन पूरा करने की कोशिश करूंगा। आइए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। जातक का जन्म 20/8/2008 कृष्ण पक्षात रेवती नक्षत्र 1 में हुआ, चरण 1 में हुआ। रेवती नक्षत्र के स्वामी बुध हैं। दर्शकों, आज का मेरा शीर्षक है अष्टमेश चतुर्थ भाव में पाप प्रभावित हो, माता पिता से वाक युद्ध होगा और कुलिक नामक कालसर्प योग। दर्शकों, आपकी कुंडली कोई भी हो, आपकी कुंडली किसी भी लगन की हो, यहां पर देखिए लगन कोई भी हो, अष्टम भाव का स्वामी ये लगन है तो ये अष्टम है। अष्टम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में हो और वह पाप प्रभावित हो तो माता पिता से मधुरता नहीं रहती, वाकयुद्ध होता है। दूसरी बात, अगर अष्टम भाव का स्वामी शुभ ग्रह हो तो थोड़ा बचाव रह जाता है, और अष्टम भाव का स्वामी पाप ग्रह हो, आपकी कुंडली किसी भी लगन की हो, अगर अष्टम भाव का स्वामी अशुभ ग्रह है, लगन से एकारक ग्रह है, अगर वो यहाँ चतुर्थ भाव में है और पाप प्रभावित है तो ऐसा योग कोर्ट कचहरी तक माता पिता को ले जाता है। दूसरा योग है कुलिक नामक कालसर्प योग। संबंधित कुंडली में बन रहा है तो हमने विचार किया उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा बता देंगे। वो एक साधारण कालसर्प योग है, उसका उपाय भी बताएंगे। दर्शकों, जातक का जन्म धनु लगन में हुआ। धनु लगन के 5 डिग्री लेकर के अंश विराजमान है। लगन में गुरु 19 डिग्री लेकर के अपनी राशि में है। द्वितीय भाव में मकर राशि में राहु 24 डिग्री लेकर के विराजमान है। चतुर्थ भाव में चंद्रमा मीन राशि का है, 17 डिग्री लेकर के विराजमान है। अष्टम भाव में केतु कर्क राशि में है, 24 डिग्री लेकर के विराजमान है। नवम भाव में सिंह राशि में सूर्य 3 डिग्री लेकर विराजमान है। शनि 16 डिग्री लेकर विराजमान है। बुध 23 डिग्री और शुक्र 23 डिग्री लेकर के विराजमान है। ये नवम भाव में 4 ग्रहों की स्थिति रही। दसम भाव में कन्या राशि में मंगल 6 डिग्री लेकर के विराजमान है। ये ग्रहों की स्थिति रही। संबंधित कुंडली में दर्शकों गुरु अपनी राशि में है और बिल्कुल पूर्ण रूप से हंस महापुरुष योग बना रहा है। जैसा कि हम हमेशा वीडियो में बताते हैं कि हंस महापुरुष योग फलित होता है, वो छठे आठवें भाव का स्वामी ना हो और लग्नेश का मित्र हो। यहां पर लग्नेश स्वयं है और हमने कई बार वीडियो में बताया है कि लगन में अगर गुरु की स्थिति है तो वह गुरु सभी तकरीबन कुंडली में अनिष्टाओं की तरफ वो उनका निवारण कर देता है और शुभ प्रभावी होता है और जीवन नैया पार आ जाती है। दुख सुख तो वो एक अलग बात है, इसमें भी होंगे, लेकिन यहां पर गुरु हंस महापुरुष योग बना रहा है। यहां पर हंस महापुरुष योग में भी कुछ कमी है, वो उसी कमी को मैंने दर्शाने के लिए आपको डायग्राम बनाया है। क्या कमी है? लगन के उदय है 5 डिग्री 52 मिनट। ये धनु राशि है, ये पूर्व क्षितिज में 12 राशियों में से हर एक राशि लगभग 2-1 घंटे के लिए, 1.5 या 2 घंटे के लिए पूर्व की तरफ आती है और वो उसको लगन माना जाता है। तो लगन के समय पर धनु राशि पूर्व क्षितिज में आई। जब लगन के 5 डिग्री क्रॉस हुए तो बच्चे ने जन्म ले लिया। 5 डिग्री 52 मिनट क्रॉस हुए यहां पर और बच्चे ने जन्म ले लिया। और बच्चे ने जब जन्म लिया
तो उससे करीब 13-14 डिग्री गुरु दूर था। किस तरह से ये प्रभाव में फर्क पड़ जाता है? जिस तरह से प्रातः काल की धूप और दोपहर की धूप और शाम की धूप में फर्क होता है, तेज में फर्क होता है, इसी प्रकार से यहां पर हंस महापुरुष योग में फर्क पड़ जाता है, क्योंकि उदय अंश से अधिक दूरी पर गुरु चला गया। प्रभाव तो देगा, लेकिन थोड़ा सा इमेजिन करो, मैं आपका ज्ञान वृद्धि करने के लिए बता रहा हूं, अगर ये धीरे धीरे आधे घंटे के बाद आपके लगन के अंश यहां 15 अंश आ जाते, तो जैसा मैंने बताया कि 1.5-2 घंटे का लगन होता है, या लगन के अंश बढ़ जाते तो गुरु और उसकी तरफ चला जाता, तो वो प्रज्वलित अधिक होता, अधिक प्रभावी होता। प्रभावी भी तो अभी है, लेकिन उसी लगन में कोई दूसरा बच्चा अगर आधे पौने घंटे के बाद जो उत्पन्न होगा वह ज्यादा तेजस्वी होगा, उसका गुरु अधिक बलवान होगा। तो अंशों के आधार पर हंस महापुरुष योग बन रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, फल भी देगा, इसमें कोई दार नहीं, लेकिन फर्क यहां पड़ जाता है, जैसे मनुष्य की कार्य शक्ति में फर्क पड़ जाता है एज के बाद में, धूप के प्रकाश में फर्क पड़ जाता है एज के बाद में, सूर्य के तेज में फर्क पड़ जाता है, सुबह कुछ होता है, दोपहर को कुछ होता है, शाम को अस्त हो जाता है। इसी प्रकार यहां पर गुरु का प्रभाव भी अंशों के ऊपर आधारित होता है। उसी एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया, जब यहां पर रेज होती हैं तो ये पृथ्वी हमारी घूमती रहती है कांतिवृत्त के ऊपर, उसी तरह से सभी प्रकाश राशियों में वो प्रकाश की विद्यमान होती है। इसीलिए कोई भी ज्योतिषाचार्य ये बताता है अब भाई लगन उदय के अंशों का अधिक प्रभाव है, क्योंकि अगर कोई ग्रह कमजोर है अंशों में तो हमको उसको रत्न पहना करके बोलेंगे इसको रत्न पहना देते हैं, लेकिन लगन के अंशों का कुछ नहीं हो सकता, वो तो प्रकृति ने उसके पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर दिया है। हंस महापुरुष योग है, फलित है अपने आप में, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया उसी तरह से वो भी प्रभाव देगा। लग्नेश लगन में है, धनु लगन वाले, इनके विचार दार्शनिक होते हैं, इनका शरीर सुंदर सुगठित होता है, आस्तिका के अधिक पट्टू होते हैं, सहज ही दूसरों पर विश्वास कर लेते हैं। ऐसे लोगों को इनकी सादगी इतनी होती है कि लोग अनुचित फायदा उठा देते हैं और ये बनावटी चीजों से दूर रहते हैं और हर एक किसी व्यक्ति की सहायता करने के लिए तत्पर रहते, आत्मविश्वासी होते हैं। लगन में लग्नेश हो, कोई भी लगन हो, अगर लगन में लग्नेश हो वो समस्त प्रकार के सुख भोग पूर्ण देता है। और ये तो महापुरुष योग है, हंस योग पुरुष योग है, बन रहा है, अंशों के आधार पर उसको प्रभाव अवश्य मिलेगा। गुरु पंचम दृष्टि से शिक्षा के भाव को देख रहा है, शिक्षा संतान में कोई समस्या नहीं आएगी, अच्छी शिक्षा होगी, अच्छी संतान देगी। और ऐसा बताया जाता है ज्योतिष में कि गुरु भी पुरुष ग्रह है और यहां पर भी पुरुष राशि है, तो अच्छी संतान होने के योग बनते हैं। सप्तम दृष्टि से दाम्पत्य भाव को देख रहा है, दाम्पत्य सुख भी अच्छा होगा। और नवम दृष्टि से नवम भाव में देख रहा है, देखो नवम दृष्टि से कितने भावों को देख रहा है, जब बारी आएगी तो मैं बताऊंगा। यहां पर भाग्य की भी उन्नति कर रहा है, क्यों गुरु की नवम दृष्टि भाग्य भाव को देख रहा है, भाग्य की भी उन्नति कर रहा है। वो बात अलग है, अब सूर्य के उसका प्रभाव नहीं जा रहा, क्यों सूर्य 3 डिग्री पर है, गुरु 9 डिग्री पर है, सूर्य अंशों में कमजोर हो रहा है, वैसे भाग्य की वृद्धि कर रहा है। अब बात करते हैं चंद्रमा की। दर्शकों, इस कुंडली में चंद्रमा अष्टम भाव का स्वामी है। आपकी कुंडली में अष्टम भाव में कोई भी राशि हो, उसका स्वामी अष्टमेश है। चंद्रमा अष्टम भाव का स्वामी है और चतुर्थ भाव में है। चंद्रमा पक्ष बली का है, कृष्ण पक्ष 4 का है, पक्ष बली माना जाता है। 5-6 के बाद वो उसकी जो बलवंता घटती चली जाती है। तो चंद्रमा पक्ष बली है, शुभ ग्रह है। और दूसरी बात, अपने कारक स्थान पे है, चंद्रमा इसका कारक है, लेकिन अष्टमेश होने के कारण इसको दोष लग गया। यहां पर चंद्रमा आ गया तो माता पिता के फलों में प्रभाव कम हो गया, उससे वाक युद्ध की बात बन गई। अगर अष्टम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में हो तो वाक युद्ध होता है, और वह पाप प्रभाव हो तो अति होता है। और अगर वह अशुभ प्रभावी है या पाप ग्रह है
तो कोर्ट जाने की नौबत आ जाती है। चंद्रमा शुभ ग्रह है तो वो घर तक ही सीमित निमट जाती है। आगे विचार करते हैं। मंगल, मंगल पंचम भाव का स्वामी है और द्वादश भाव का स्वामी है। मंगल को द्वादश का दोष भी लगता है। मूल त्रिकोण राशि यहाँ है, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में है, अच्छा सम्मान का बताया गया है, परंतु शत्रु राशि में है, पिता के सुख में हानि होगी, उसको तो सम्मान मिलेगा क्योंकि द्वादश भाव का भी स्वामी है मंगल, लेकिन पिता के सुख में हानि मिलेगी, परंतु पंचमेश भी है, बाहरी स्थान से उसको सम्मान भी मिलेगा, प्राप्ति होगी, क्योंकि त्रिकोण का स्वामी केंद्र का है, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में है, मिलेगा, लेकिन परंतु थोड़ी त्रुटि प्रभाव रहेगा। मंगल की चतुर्दशी लगन के ऊपर भी है, त्रुटिपूर्ण प्रभाव उसको सफलता देगा, लगन को भी अपना सहयोग देगा। और मंगल की सप्तम दृष्टि यहां है तो त्रुटिपूर्ण प्रभाव सभी जगह देगा, शुभ प्रभाव देगा, थोड़ा सा मिश्रित फल देगा, हम उसको बुरा नहीं कह सकते। अष्टम दृष्टि से अपनी राशि को देख रहा है, मंगल अष्टम दृष्टि से अपनी राशि को देख रहा है और यहां पर शिक्षा संतान में खास योगदान उसको दे रहा है। ये था मंगल का प्रभाव। अब करते हैं बुध का प्रभाव। बुध दसम भाव का स्वामी है और सप्तम भाव का स्वामी है। बुध केंद्राधिपति दोषी माना जाता है, परंतु बुध पर लग्नेश की दृष्टि है, केंद्राधिपति दोषी भंग हो गया। अब यहां पर विचार कीजिए, सप्तम भाव का स्वामी पर बुध के ऊपर गुरु की अच्छी दृष्टि है, बुध की 23 डिग्री है, गुरु के 19 डिग्री है। सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है और बुध पर गुरु की दृष्टि है, अच्छा बुद्धिमान जीवन साथी मिलेगा। बुध दसम भाव का भी स्वामी है, लग्नेश उसको देख रहा है, प्रतिष्ठा भी मिलेगी। नवम भाव में है, केंद्र का स्वामी त्रिकोण में है, यहां पर भी एक प्रकार से राजयोग भी मिलेगा, गुरु की दृष्टि से अच्छा बुद्धिमान बनता है। जब सिंह राशि में बुध हो और गुरु उसको देखे तो ऐसा जातक बुद्धिमान बनता है। अब बात करते हैं गुरु का, तो मैंने आपको बता दिया लग्नेश का। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र भी सिंह राशि में है, छठे और एकादश भाव का स्वामी है, नवम भाव में शत्रु राशि में है, थोड़ा सा तकलीफ तो देगा भाव संबंध, परंतु लग्नेश उसको शुक्र को देख रहा है। देखिए विडंबना क्या हो गई है। अब शुक्र छठे भाव का स्वामी है, एकादश भाव का भी स्वामी है और शुक्र दाम्पत्य जीवन सुख देने वाला है, भोग विलास का कारक ग्रह है और ऐसे शुक्र को गुरु देख रहा है, ऐसे शुक्र को गुरु देख रहा है। ऐसे जातक के पास धन, नौकर चाकर और राजमंत्री जैसा उसका व्यवहार होगा, कोई कमी नहीं होगी। जातक का सप्तमेश भी अच्छा है और शुक्र भी अच्छा है और सप्तम भाव जीवन साथी का है, ये भाव जीवन साथी का है, ये भाव व्यवसाय का भी है, व्यापार का भी है और सप्तम भाव का भावेश बुध है और भाव का कारक शुक्र है, दोनों को गुरु देख रहा है, सोने पे सुहागा हो रहा है। अब बात करते हैं शनि की। शनि द्वितीय और तृतीय भाव का स्वामी है, शत्रु राशि में सूर्य के साथ है। शनि 16 डिग्री लेकर के बैठा हुआ है और सूर्य 3:45 लेकर के बता हुआ है। आज ये बात मानिए कि हमारे शास्त्रों के अनुसार जब सूर्य से शनि 15 डिग्री के अंश तक रहता है तो अस्त रहता है, लेकिन शनि भी कमजोर ग्रह नहीं है, सूर्य पर भी दबाव बनाता है और सूर्य को भी अधिक शक्ति लगानी पड़ती है। वो दोनों एक जब साथ होते हैं तो एक प्रकार से विष योग बनता है, सूर्य शनि का विष योग, जो कि प्रबल पितृदोष माना जाता है। वो बात अलग है, अगर नवम भाव में है तो इतना क्षतिपूर्ण नहीं रह जाता है। और दूसरा, सूर्य की 3 डिग्री 45 मिनट है, लगन के 5:52 है। लगन को देख कंपैरिजन देखते हुए सूर्य बलवान है, अंशों में कमजोर हो गया तो क्या, लेकिन अगर उसकी जो लाइट जो मिली है जन्म के टाइम पर 5 डिग्री 52 मिनट की, वो सूर्य को ज्यादा बलवान बना रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सूर्य भी सूर्य को तकलीफ वाली बात तो करेगा ही है, तो वह थोड़ा सा पाप प्रभाव सूर्य को ही मानना पड़ेगा। हम ये कह सकते हैं सूर्य भी पीड़ित है और पाप प्रभाव में रहेगा, इसलिए थोड़े से
प्रभाव में थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी। ऐसा जातक अगर ऐसे शनि को गुरु देख रहा है, देखिए विडंबना, गुरु के 19 अंश से सूर्य के है, ऐसे जातक को गुरु देख रहा है, बालक सुशील होगा, मुखिया माना जाता है और उसमें कोई यानी बुरा स्वभाव उसका नहीं होगा, अशुभता की कोई उसमें बात हो नहीं सकती। चारों तरफ क्यों, शनि न्याय का देवता है, न्याय के देवता को गुरु नवम भाव में देख रहा है, शुभ प्रभाव दे रहा है। यहाँ पर शनि भी शुभ प्रभाव देगा। वो एक अलग बात है कि एक ही मंडप के नीचे सूर्य और शनि है, थोड़ी खुसफुस तो रहेगी। जैसे दो शत्रुओं को एक ही जगह बैठा दिया, वो मजबूरी बस बैठे तो रहेंगे, आंतरिक उसमें परेशानी तो रहेगी। वो यहाँ है, उसको निवारण कर देना अच्छी बात रहेगी। बात करते हैं राहु की। राहु द्वितीय भाव में है, धन और कुटुंब के कारण घोर संकट का सामना करना पड़ेगा, कर्ज लेना पड़ेगा, पेट संबंधित परेशानियां आएंगी, व्यवसाय में उतार चढ़ाव होगा। पंचम दृष्टि से शत्रु को तो हरा रहा है, सप्तम दृष्टि से पेट संबंधित परेशानी होगी और नवम दृष्टि दसम भाव पर है, तो उतार चढ़ाव तो आएंगे। तो राहु यहाँ पर धन और परिवार कुटुंब की उसको कोई सहायता नहीं दे रहा है, दिक्कत दे रहा है। अब बात करते हैं केतु की। केतु अष्टम भाव में है, दैनिक जीवन में परेशानी आएगी। पंचम दृष्टि द्वादश भाव को देख रहा है, खर्चा अधिक होगा। और सप्तम दृष्टि कुटुंब भाव को, कुटुंब से परेशानी। नवम दृष्टि चतुर्थ भाव को देख रहा है और चंद्रमा को पीड़ित कर रहा है। ये चंद्रमा पीड़ित है। केतु अष्टम भाव से नवम दृष्टि चंद्रमा को पीड़ित कर रहा है। केतु कर्क राशि में है, यहाँ भी कर्क राशि में मृत्यु में तुल कष्ट दे रहा है और यहाँ पर चंद्रमा को भी पीड़ित कर रहा है। यहाँ पर हमारा टाइटल पूरा होता है। अष्टम भाव का स्वामी चंद्रमा चतुर्थ भाव में है और पाप प्रभाव से पीड़ित है। ऐसा जातक माता पिता के साथ वाक युद्ध होगा। ये इस कुंडली में है। आपकी कुंडली में यहाँ पर भी कोई भी अष्टम भाव का स्वामी यहाँ होगा, अगर पाप प्रभावित होगा तो इसी प्रकार का प्रभाव मिलेगा। अगर वो ग्रह अशुभ ग्रह है, अकारक ग्रह है, लगन का शत्रु ग्रह है और वो पीड़ित है, तो माता पिता को कोर्ट में ले जाकर के खड़ा कर देगा। ये मैंने आपको सभी व्याख्याओं के साथ इसका मैंने आपको बताया। अब कुंडली में राहु द्वितीय भाव में, केतु अष्टम भाव में है। चंद्रमा की डिग्रियां 17 डिग्री है, राहु से कम डिग्रियां हैं। पूर्ण प्रभावी कुलिक काल सर्प योग बनता है, क्योंकि एक चंद्रमा आउट है। अगर डिग्रियों कुछ उससे ज्यादा होती तो कहा जाता था आंशिक तो कहने वाली बात है, लेकिन प्रभाव तो उतना ही रहता। इस जातक की कुंडली में इस जातक की कुंडली में कुलिक नामक काल सर्प योग बन रहा है। इसके प्रभाव से धन को लेकर उतार चढ़ाव, संघर्ष, अपयश, अनेक प्रकार की परेशानी, खर्चा अधिक, पैसा पास नहीं टिकता, अनहोनी घटनाएं घर में होती रहती है, मानसिक अशांति, धन धीरे धीरे ऐसे चला जाता है कि पता ही नहीं चलता कहाँ गया और जाते कंगाल हो जाता है। जैसे कोई पानी की टंकी में कोई ऐसी इंटरनल क्रैकनेस हो जो बाहर से दिखाई नहीं देती, अंदर से दिखाई नहीं देती, पानी कहाँ चला गया चला पता ही नहीं चला। ऐसे धन चला जाता है कि कुछ पता ही नहीं चलता। ये इस कालसर्प दोष का प्रभाव है। कालसर्प दोष अपने आप में एक पितृदोष होता है। दर्शकों, जहां तक कि अभी बुध की महादशा चल रही है 25 तक, और बुध की और शनि की अंतर्दशा में केतु की प्रतिदशा मार्च 23 से 5 तक ये आई, थोड़ा सा प्रभाव मिला। ये प्रभाव जातक को जब भी चंद्रमा की और केतु की अशुभ दशाएं आएंगी, उसमें प्रभाव ये मिलेगा। तो जातक को शांति करा लेनी चाहिए। अभी हमने जातक की कुंडली का विश्लेषण किया, मोटे रूप से किया। 10 मिनट में कितना हो सकता है, 10-15 मिनट में उतना ही मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अभी उसके उपाय की बात करते हैं। शनि सूर्य का विषयोग है, बन रहा है, थोड़ा पितृदोष हो गया। कालसर्प हो गया, अपने आप में पितृदोष हो गया। चंद्रमा केतु से पीड़ित है, शापित कुंडली हो गई, पितृदोष निकालना पड़ेगा। चंद्रमा केतु की शांति करानी पड़ेगी, शनि और सूर्य की शांति करानी पड़ेगी और सूर्य को अर्घ देना पड़ेगा। ये करेंगे
तो सोने पे सुहागा होगा। वैसे गुरु अकेला इतना सक्षम है, जीवन नैया तो पार कर देगा, लेकिन उस तरह से नहीं जैसा कि हम सोचते हैं कि प्रभाव मिल जाए, दिक्कत आएगी। क्योंकि सूर्य राजा है, जो सूर्य शनि के प्रभाव में आ रहा है, गुरु कितना भी पंच महापुरुष योग बना ले वो सक्षम नहीं है, वो दोष निकालना ही पड़ेगा। चंद्रमा, जैसे मैंने पहले भी ऑडियो में बताया कि चंद्रमा पीड़ित है और चंद्रमा से दसम गुरु है, यह भी एक योग है। जब चंद्रमा से दसम गुरु है तो ऐसा जातक घर गृहस्थी से दूर रहने वाला, उसको कोई सुख नहीं मिलता। बोलता है कि बस मियाँ बीवी बच्चों के रहे, गौतम बुद्ध की तरह घर छोड़ के चले गए, वो संसारिक जीवन से विरक्त हो जाता है। ये चंद्रमा का थोड़ा अशुभ स्थिति है, दोष निवारण करना चाहिए, भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। अभी होनहार बालक है, शायद मेरे वीडियो देख करके ये मेरे पास आया, अब भाई देखें चलो गुरु की सलाह ले, तो मैंने आपको इस बालक की कुंडली के हिसाब से मैंने इसमें अशुभ शुभ योग मैंने डायग्राम के साथ आपका मार्गदर्शन करने की कोशिश की। आपकी कुंडली कोई भी हो, किसी भी लगन की हो, अगर इस स्थान का भाव का स्वामी अष्टम भाव है, ये यहाँ पर है और पाप प्रभावित है, आपके घर में झगड़ा होता है, तो पहले आप ये देख लो ये योग तो नहीं है। संतान और माता पिता एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं ऐसे योगों से। दर्शकों, जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूं, ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट पर नर्मदेहर काल सर्पदोष पितृदोष की पूजाएं आयोजन करता है। जो इच्छुक है वो संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, 20, 25, 30 पेज, जैसी ग्रहों की दशा होती है, जैसे दोष होते हैं, उसके हिसाब से उसका मार्गदर्शन पूरी करने की कोशिश करता है। जो इच्छुक है वो लिखा सकता है। ऋषि ज्योतिष कन्या विभाग के लिए गुण मिलान बिना किसी शुल्क के वर्कशॉप करके जातक की राह आसान करता है, उसके अभिभावक की राह आसान करता है। जो फायदा उठाना है उठा सकता है। ऋषि ज्योतिष वास्तु शास्त्र में पीछे नहीं, जरूरत है आपको संपर्क करने की, जरूरत है आपको मार्गदर्शन लेने की। दर्शकों, अंत में कहूंगा, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, मैंने आज आपको इतने एक सुंदर ढंग से एग्जाम्पल से मैंने अपने आप में आपका मार्गदर्शन करने की कोशिश की। अगर आप समझते हो आपका मार्गदर्शन हुआ है तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मेरा वीडियो आप अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को अवश्य शेयर करें, लाइक करें, और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा मनोबल भी उठे और मेरा चैनल की ग्रोथ हो, और मैं इसी प्रकार आपसे वास्तविक कुंडलियां लेकर के आपका विश्लेषण आपकी कुंडलियों के साथ लिंकअप करा के कराता रहूं। धन्यवाद।